नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र तथा उपलब्धियों का वर्णन करेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल, गुलाम वंश क्या है, इस वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों पड़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्कर्ष, इन सभी तथ्यों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग समझेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। वह सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही शासन किए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वह गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। पॉइंट नंबर 2 में हम समझेंगे गुलाम वंश क्या है। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी अर्थात 84 वर्ष तक राज किया था। पॉइंट नंबर 3 में हम समझेंगे कि इस वंश को गुलाम वंश ही क्यों कहा गया। इस वंश में 3 गुलाम होने के कारण इसे गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे। साथ ही साथ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगी कि इस वंश के सभी शासक गुलाम नहीं थे, सिर्फ 3 गुलाम होने के कारण ही इसे गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था, जिसने भारत के मुसलमानों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उसके माता पिता तुर्की के रहने वाले थे, अतः उसका जन्म तुर्किस्तान के कुलीन वंश में हुआ था। तुर्किस्तान तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी अंकारा है। वहाँ की मुख्य और राज्य भाषा तुर्की भाषा है। यह विश्व का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बाल्यकाल में ही खुरासन के व्यापारी के हाथ में गुलाम के रूप में बेच दिया गया था और फारस के निशापुर के एक काजी ने उसे खरीद लिया था। काजी मुसलमानों के धर्म और रीति नीति के अनुसार न्याय की व्यवस्था करने वाले को कहा जाता है। हम कह सकते हैं मुसलमानी समय का न्यायाध्यक्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वगुणी था। वह अन्य कौशलों के अलावा तीरंदाजी और घुड़सवारी को भी सीखा। काजी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन को गजनी ले आया और उसे मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्कर्ष। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक सर्वगुणी था। उसने थोड़े ही समय में अपने गुणों से अपने नए स्वामी का दिल जीत लिया और उसका बड़ा ही स्वामी भक्त एवं विश्वास पात्र सेवक बन गया। वह दिखने में बड़ा ही क्रूर था। यहाँ क्रूर का अर्थ होता है बदसूरत, परंतु उसका दिल और दिमाग बड़ा साफ था। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर गौरी ने उसे ऐबक की उपाधि दी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। मोहम्मद गौरी उसके साहस, पौरुषता, उदारता और अपने स्वामी के प्रति इतना भक्ति परायण को देखकर उसे अपनी सेना का अधिकारी बना दिया और अमीर-ए-अखूर अर्थात अस्तबलों का अधिकारी, अस्तबल जहाँ पे घोड़े रहते हैं, उसका अधिकारी भी नियुक्त किया। उसके बाद वे लोग भारत आए। भारत में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी की प्रशंसनीय सेवा की, जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसे तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारतीय विजयों का प्रबंधक बना दिया। उसके बाद उसने अपना केंद्र दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ को बनाया। वह अपने स्वामी के शासन काल में ही भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया। एक इतिहासकार के अनुसार वह केवल शासन प्रबंध के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अपनी विजयों के क्षेत्र को और भी विस्तृत करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में उसे पूरी छूट मिल गई। मोहम्मद गौरी के देहांत के पश्चात उसने स्वयं दिल्ली पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने सन 1192 ईस्वी में अजमेर और मेरठ के विद्रोह को दबाया और कन्नौज के शासक जयंत को परास्त किया। सन
सन 1197 ईस्वी में उसने गुजरात के भीमदेव को दंडित किया और उसकी राजधानी को लूटता हुआ दिल्ली पहुंच गया। सन 1202 ईस्वी में उसने कलिंजर के किले को जीता। इसके बाद उसने महोबा नगर को भी हस्तगत कर लिया और बदायूं को भी जीता। उसके एक सैनिक इख्तियारुद्दीन ने बिहार और बंगाल के कुछ भागों को जीत लिया। वह सन 1206 ईस्वी तक अपने स्वामी का प्रतिनिधि बनकर लगभग सारे उत्तर भारत पर अधिकार कर चुका था। इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल, उनका उत्कर्ष, गुलाम वंश क्या है इत्यादि तथ्यों पे। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के सिंहासन रोहन, आलोचनाएं इत्यादि तथ्यों पर। धन्यवाद।